तो ये जब आपके कुंडली के बहुत खास प्लेनेट हैं, जब वो अफ्लिक्ट होते हैं, तो ये दोष जो आपकी कुंडली के अंदर होता है, ये होता है आपका पेंडिंग कर्म। वो आपकी लाइफ के ऊपर इम्पैक्ट डालेगा ही डालेगा। अगर ये कॉम्बिनेशन किसी की बच्चे की कुंडली के अंदर मिल जाए, तो ऐसे इंसान को रामेश्वरम जाके ज्योतिर्लिंग के दर्शन कम से कम 3 बार अपनी जिंदगी में कर लेने चाहिए। ये कुछ कर्सेज हैं हमारे ज्योतिर्लिंग जो हैं वहां पे जाके ये सॉल्व होते हैं, और जिंदगी में ये कर लेने चाहिए अगर जिंदगी में कुछ करना है तो। एक चीज हमारे ऋषि मुनि में हमेशा कहता हूं बहुत अच्छी दी है, वो है अटोनमेंट, कि एटलीस्ट अगर बीमारी दी है तो उसका साथ में सोल्यूशन तो दिया। नमस्कार जी, मैं हूं पुनीत, आप देख रहे हैं एस्ट्रोपीडी। इसी प्रोग्राम में आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं। एक बार फिर से हाजिर हैं आपके सामने। तो फिर नीचे जो नंबर्स लिखे हुए हैं आपके लिए हैं, आप जानते हैं, चाहे आपने टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट लेनी है या फिर आपने मिलने आना है। ये सब बातों के बाद जो मेन बात है वो ये बात है कि पेंडिंग कर्मस पे हम अक्सर बात करते हैं, लेकिन इसी से जुड़ी हुई कुछ ऐसी बातें हैं जो जानना बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। वो ये है कि जब हमारी कुंडली में कुछ ऐसे प्लैनेट्स होते हैं जो ख़राब हो जाते हैं, मतलब बिल्कुल ख़राब हो जाते हैं, और फिर कह दिया जाता है कि कुछ नहीं हो सकता। उस कुछ नहीं हो सकता के बाद क्या कुछ हो सकता है, यही जानने की कोशिश करेंगे कि अगर प्लैनेट्स ख़राब हैं तो क्या वो ठीक हो सकते हैं और कैसे हो सकते हैं। कुछ उपाय, कुछ बातें, कुछ नॉलेज, सब मिलके एस्ट्रोपीडी बनता है। तो स्वागत करते हैं, बहुत बहुत स्वागत है सुनील जी। नमस्कार प्रीत जी। नमस्कार जी। सुनील जी, पेंडिंग कर्मास पे हम अक्सर बात करते हैं। पेंडिंग कर्मास दर्शकों को एक बार फिर से बता देंगे, वो जो आपने पूर्वजों ने कुछ किया हो, आपके पूर्वजों ने, और फिर उसके बाद उसका भुगतना हमें पड़ा, अच्छा या पूर्वजों ने भी किया जी और खुद ने भी किया हो, तो वो आपके कुंडली के अंदर आपके कर्मज हैं जो आपको यहाँ आके फिल करने पड़ते हैं, भरने पड़ते हैं, उनको बोलते हैं पेंडिंग कर्मज। तो फिर मुझे लगता है कि हम अक्सर पेंडिंग कर्मास को ठीक करने की कोशिश करते रहते हैं। आज यही सवाल है कि अगर प्लैनेट्स जो हैं वो ख़राब हो जाएं, वो कहते हैं ना कि डॉक्टर ने जवाब दे दिया है, अब दवा नहीं दुआ काम आएगी, तो जब उस सिचुएशन पे पहुंच जाए तो फिर क्या करें? जिसकी आप बात कर रहे हो जी, ये हैं कुंडली के दोष बेसिकली, जिसको हम पेंडिंग कर्मा भी बोलते हैं, लेकिन कुंडली के अंदर दोष होते हैं। आपके बहुत सारे खास प्लेनेट हैं कुंडली के अंदर जो बहुत वजूद रखते हैं ज़िंदगी में, उनका कुंडली में ख़राब हो जाना। जुपिटर बहुत बड़ा प्लेनेट है, ये ख़राब हो जाए, चंद्रमा इफेक्ट हो जाए बहुत बुरी तरह से, अगेन आपका कुछ कर्स है जो चलता आ रहा है। अलॉन्ग विद दैट वीनस खराब हो जाए, शुक्र खराब हो जाए, सारी ज़िंदगी बर्बाद है। क्यों बर्बाद है? क्योंकि हैप्पीनेस नाम की चीज़ ही नहीं है ज़िंदगी में। क्या चाहिए हमें? ज़िंदगी में शांति चाहिए, ज़िंदगी में पैसा तो चाहिए, लेकिन शांति भी चाहिए, एक अच्छा लाइफस्टाइल चाहिए, एक वेल ऑफ लाइफ चाहिए, स्टेटस चाहिए। ये चीज़ें बड़ी बेसिक हैं, हर इंसान चाहता है। दुनिया में कोई ऐसा इंसान होगा जो ये कहता होगा कि मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे शांति नहीं चाहिए, या मुझे अपना समाज के अंदर रुतबा नहीं चाहिए। कोई ऐसा इंसान ज़िंदगी में मैंने देखा नहीं है, ना कोई होगा, ना कोई होता है। तो ये जब आपके कुंडली के बहुत खास प्लेनेट हैं, जब वो अफ्लिक्ट होते हैं, तो ये दोष जो आपकी कुंडली के अंदर होता है, ये होता है आपका पेंडिंग कर्मा। अब एक चीज़ हमारे ऋषि मुनि में हमेशा कहता हूँ बहुत अच्छी दी है, वो है अटोनमेंट, कि एटलीस्ट अगर बीमारी दी है तो उसका साथ में सोल्यूशन तो दिया, उसका हल तो दिया। तो 2 दोष मैं आपसे आज शेयर करता हूँ। अपनी जी ने शेयर किया कि कौन से ऐसे दोष हैं या कौन सी ऐसी पेंडिंग कर्मस हैं जिसकी वजह से लाइफ डिस्टर्ब होती है। तो 2 आज ऐसे चीज़ें मैं आपसे शेयर करता हूँ, आप अपनी कुंडली में चेक कीजिए, अगर वो हैं तो वो आपके ऊपर दोष लागू होता है, वो आपकी लाइफ के ऊपर इम्पैक्ट डालेगा ही डालेगा। अब कुंडली के अंदर सूर्य और बृहस्पति का कॉम्बिनेशन मिल जाए सपोज, अब इसको कहा जाएगा कि जुपिटर अस्त हो गया। अस्त तो हुआ ही हुआ, क्लोजली कंजक्ट हो, डिग्री कली 6 डिग्री से अगर कम हो जाए, मान लीजिए 6 डिग्री से अगर क्लोज सूर्य कंजक्ट है, सूर्य है मान लीजिए 3 डिग्री का और बृहस्पति जो है वो आपका 6 डिग्री का, 7 डिग्री का, 8 डिग्री का है उसके साथ, तो जुपिटर यहाँ पे अस्त हो जाता है। अब यहाँ पे दोष क्या बना? इस इंसान को प्रॉब्लम क्या आएंगी? इस इंसान को प्रॉब्लम क्या आएंगी? बृहस्पति कमजोर होने की वजह से इस बंदे की विजडम काम नहीं करेगी, कंफ्यूज रहने वाली सिचुएशन क्रिएट करेगा। इस बंदे को लगता है कि मैं समझदार हूं, लेकिन समाज की नजर देखा जाएगा तो ऐसा इंसान को समझदार नहीं कहा जाता, कि इसकी छोड़ो, इसको कोई पता नहीं है, इसकी बातों में वजन नहीं होता। क्यों? बृहस्पति विजडम के कारक, वो आपके यहां पे अस्त हो गए। बृहस्पति का लाइव एग्जाम्पल आपने देखना हो ना, आप उसको टेलीस्कोप से तो देखिए, लेकिन अगर आपने लाइव एग्जाम्पल देखना हो ना बृहस्पति का, अपनी गाड़ी को ना किसी खुले आकाश में के नीचे लगाइए,
रात भर गाड़ी रहेगी वहाँ पे। कई बार आप नोटिस कीजिए उसके ऊपर ना येलो येलो कलर के छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स होते हैं। ध्यान दीजिए, अगर आपने आज तक ध्यान नहीं दिया, ध्यान दीजिए। येलो कलर के ड्रॉपलेट्स आपको अपनी गाड़ी की स्क्रीन के ऊपर मिलेंगे। इट्स वेरी साइंटिफिक। ऑब्वियसली बारिश हुई है, बूंदें गिरेंगी। बृहस्पति ने अगर कुछ रिलीज किया है तो वो भी गिरेगा। हालांकि बारिश गिरना और बृहस्पति की चीज़ें गिरना बहुत फ़र्क है इसमें। बृहस्पति के जो ड्रॉपलेट्स हैं जो आपको देखने हो प्रैक्टिकली, तो गाड़ी के ऊपर पड़ी हुई ड्रॉप्स वो और कहीं नज़र नहीं आएंगी, सिर्फ शीशे पे खड़ी होकर आपको नज़र आएंगी। बिकॉज वो ज़मीन पे गिरी होगी, नोटिस में नहीं आएगी। शीशे पे गिरी होगी तो नोटिस में आएगी। आज के बाद ये नोटिस कीजिएगा, जिनकी गाड़ी शेड के नीचे है उनको तो नहीं दिखेगी, लेकिन ओपन में जिनकी गाड़ी खड़ी होती है, ये आप देखिएगा, इनके ऊपर बृहस्पति की स्पेशल मेहरबानी है। मतलब कहने का इनका बृहस्पति अच्छा है। खराब जिनका है उनको ये चीज़ें देखने को नहीं मिलेंगी। उनकी गाड़ी आप जहाँ मर्जी दुनिया के जिस मर्जी कोने में लगा दीजिए और ओपन लगा दीजिए, इनकी गाड़ी के ऊपर आपको कभी भी ये येलो ड्रॉपलेट्स नहीं मिलेंगे। तो ये पहचान होगी पहले। इसका मतलब बृहस्पति पीड़ित है। अब इसमें पेंडेंसी क्या निकल के आ रही है, जो सूर्य हैं, सूर्य वो रिप्रेजेंट करते हैं लॉर्ड राम, श्री रामचंद्र जी को रिप्रेजेंट करते हैं। जो बृहस्पति हैं ये रिप्रेजेंट होते हैं रामेश्वरम, जो हमारे ज्योतिर्लिंग हैं उसके साथ। तो ये कंजंक्शन क्या बना, श्री रामचंद्र जी और रामेश्वर ज्योतिर्लिंग। अगर ऐसा कॉम्बिनेशन कुंडली में मिलता है तो ज़िंदगी से जुपिटर जो आपको देना चाहता है ज़िंदगी में वो आपको नहीं मिलता, उससे हम दूर रह जाते हैं। तो इस इंसान को जिसकी कुंडली में ये कॉम्बिनेशन हो, और स्पेशली अगर ये त्रिक भावों में हो 6, 8, 12 में, और चौथा घर इसका तीसरे घर में अगर कुंडली में बना हो ऐसा कॉम्बिनेशन, तो ये बहुत बैडली अफ्लिक्ट कर देता है ज़िंदगी को। और बृहस्पति आपका परिवार का बढ़ोतरी भी है। जहाँ बृहस्पति है वहाँ पे एक्सपेंशन है। अगर ये कॉम्बिनेशन किसी की बच्चे की कुंडली के अंदर मिल जाए तो ऐसे इंसान को रामेश्वरम जाके ज्योतिर्लिंग के दर्शन कम से कम 3 बार अपनी ज़िंदगी में कर लेने चाहिए। इससे ये दोष कम होता है, इसका जो बहुत ज़्यादा इसकी फ्रिक्वेंसी है वो कम होती है। आप इस दोष से मुक्त होते हैं। यहाँ कम से कम 3 बार विजिट कर लेना चाहिए। नंबर नेक्स्ट, अगर बृहस्पति राहु के साथ अफ्लिक्ट हो जाए, राहु के साथ अफ्लिक्शन आ जाए, क्लोजली कंजक्ट हो जाए, तो भी, क्योंकि राहु एक ऐसा प्लेनेट है जो अपने हिसाब से तो ठीक है, लेकिन जब वो किसी प्लेनेट के साथ बैठता है तो उसके बिहेवियर को चेंज कर देता है। सूर्य के साथ बैठेगा ग्रहण लगा देगा, बृहस्पति के साथ बैठेगा तो इसको चंडाल योग कहा गया कुंडली में। तो ये ऐसा नहीं चंडाल ही बन जाएगा, लेकिन इसका बिहेवियर ऐसा है। जुपिटर एक बड़ा सात्विक प्लेनेट है, राहु एक तामसिक प्लेनेट है, दोनों का कॉम्बिनेशन है। और जो दैत्य हैं वो हमेशा ही जोरदार रहे हैं। देवता थोड़े हम्बल रहे हैं, दैत्य कभी हम्बल नहीं हुए। देवताओं ने हमेशा सात्विक भोजन किया, दैत्य कभी सात्विक नहीं लेते। सो ये कॉम्बिनेशन अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है। एक ही घर के अंदर एक साधु है और एक ही घर के अंदर एक बहुत खतरनाक बंदा है। कोई खतरनाक, आप क्रिमिनल कह सकते हैं उसको, बिकॉज ये क्रिमिनल माइंड का प्लेनेट है। सो इसका इकट्ठे बैठना एफ्लिक्ट करेगा। ये डिप्लोमेसी क्रिएट करता है। डिप्लोमेसी, राहु का काम क्या है, डिप्लोमेटिक होना। क्यों, आपके मुंह पे आप जैसा, गंगा के गंगाराम, जमुना के जमराराम। तो राहु जब गुरु के साथ बैठेगा तो गुरु को अफ्लिक्ट करेगा। सो ये दोष क्या बना, ये दोष बना जो ऋषि विशर्वा थे उनके कुल को दाग लगा था रावण की वजह से। बेटे रावण की वजह से ही कुल को दाग लग गया था। ये वही वाला कॉम्बिनेशन है। तो इसमें भी जुपिटर जो है वो पीड़ित हो जाते हैं। ऐसे इंसान को भी रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने चाहिए। इस बंदे को कम से कम अपनी ज़िंदगी में 6 बार यहाँ पे दर्शन करके आने चाहिए एंटायर लाइफ में, तब जाके ये दोष कम होता है। इसके आगे एक दोष और आता है, इसको बोलते हैं कोक का दोष, वूम कर्स। वूम कर्स क्या है कि आपने सुना होगा कई बार कि बच्चा नहीं हो रहा, कंसीव नहीं हो रहा, कंसीव में दिक्कत आ रही है, ट्यूब्स ब्लॉक हैं, उतना एग्स नहीं बन रहे हैं, लेडी को प्रॉब्लम आ रही है, उसको गायनिक इश्यूज आ गए हैं, या मेल के स्पर्म काउंट्स कम हैं। हालांकि शुक्र की वजह से मेल के स्पर्म काउंट कम होंगे, लेकिन ये अगर दोष अगर बन जाए कुंडली के अंदर, अगर ये कॉम्बिनेशन जो मैं बताने जा रहा हूँ वो बन जाए, तो यकीन मान के चलिएगा कि ये कॉम्बिनेशन आपके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। कंसीव होगा ही नहीं, बच्चे होंगे ही नहीं, कंसेप्शन में इतना प्रॉब्लम आएगा, इलाज करवा छोड़ेंगे, इलाज नहीं मिलेगा। क्यों, ये कर्स है। जब तक इसको खत्म नहीं करेंगे, जब तक इसको सॉल्व नहीं करेंगे, ये सॉल्व नहीं होगा। बहुत सारे कर्स होते हैं कुंडली के अंदर, बहुत सारे दोष होते हैं कुंडली के अंदर। मैंने अपनी क्लास में अपने जो मेरे स्टूडेंट हैं उनको भी बताया था। अब जो मेरे स्कॉलर जो मैंने अपने पैनल पे जो काम कर रहे हैं मेरे साथ, मेरी सुपरविजन के अंडर, आप भी उनसे बात करते हैं, अब उनको भी स्पेशल इसके ऊपर ट्रेनिंग दी हुई है कि इसको थोड़ा सा आप उपाय साथ में डाल दिया करो। क्यों, जब तक ये सॉल्व नहीं होगा, बेस जब तक आप
ठीक नहीं करेंगे, ऊपर जो फल की इच्छा करनी मुश्किल है, तो वो ज़रूरी है। सो इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इसको करना बड़ा ज़रूरी है। सो कॉम्बिनेशन ऑफ शुक्र और साथ में शनि, ये दोष क्रिएट करता है। जो शुक्र हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम को, और जो शनि है वो तपस्वी शिवा को रिप्रेजेंट करते हैं। आप सबने एक जो मिथोलॉजी स्टोरी है वो सुनी होगी, जब बहुत बड़ा यज्ञ रखा गया शिव जी के ससुर की तरफ से और सती को नहीं बुलाया गया, और जब उन्होंने उनकी इंसल्ट फील की तो वो सती हो गए, भस्म कर लिया अपने आप को। जब शिव जी को ये पता लगा तो पूरा का पूरा ब्रह्मांड जो है उन्होंने कांपने पे लगा दिया था, इतना गुस्सा था, और उस गुस्से के चलते हुए उन्होंने तांडव भी किया। वो गुस्से की वजह से एक कर्स कुंडली में आ गया। शनि का शुक्र के साथ कंजक्ट हो जाना, क्यों? शनि रिप्रेजेंट कर रहे हैं तपस्वी शिव जी, और वीनस रिप्रेजेंट कर रहे हैं आपका फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अगर ये कॉम्बिनेशन कुंडली में मिले तो कंसेप्शन की प्रॉब्लम आती है, और स्पेशली अगर ये 11वें घर में हो और पंचम घर के अंदर हो, 5th हाउस के अंदर हो, तो ये आपको देखने को मिलेगा कंसेप्शन। लीनेज प्रॉब्लम है। हालांकि केतु लीनेज को, एज पर रेड बुक, केतु रिप्रेजेंट करता है लीनेज को, फैमिली लीनेज को, लेकिन अगर ये पंचम घर में बन जाए, दोनों में से, लड़का लड़की दोनों में से, तो कंसेप्शन प्रॉब्लम आती है। तो अगर ये कर्स चलेगा, जब तक इसको सॉल्व नहीं किया जाएगा, ये सॉल्व नहीं होगा, कंसीव नहीं होगा। क्यों? अब शिव जी का वो रूप, जो रूप तांडव वाला था, गुस्से वाला था, उसके बाद दरअसल शिव जी ने अपनी तपस्या में वो लीन हो गए, माँ पार्वती पैदा हुए, उन्होंने शिव जी के साथ, क्योंकि ये वही रूप था, सती जी का वही रूप था जो एज ए पार्वती जी माँ के रूप में सामने आया। और उनके आने के बाद जब उनको लगा कि मुझे इनसे शादी करनी है, शिव जी के साथ शादी करनी है, क्योंकि वो पहले भी इनकी ही पत्नी थी, जब शादी करनी है, क्योंकि शिव जी के अंदर से बिल्कुल भी किसी भी तरह का भोग का जो फीलिंग थी वो खत्म हो चुकी थी। जब ये सब कुछ देखा गया तो देवताओं ने भी ये देखा कि जब ये नाराज हो जाएंगे, सृष्टि सारी काम जाएगी। तो कामदेव की हेल्प ली गई। कामदेव की हेल्प से शिव जी के अंदर फीलिंग जगाई गई। फीलिंग जगाते जगाते कामदेव भी इसमें भस्म हुए, और जब भस्म हुए तो कामदेव की बीवी ने कर्स दिया, श्राप दिया शिव जी को कि आपका परिवार जो है वो नहीं चलेगा, परिवार आगे नहीं बढ़ पाएगा, आपके घर में औलाद नहीं होगी। वो श्राप किसको मिला? वो बेसिकली पार्वती जी को श्राप मिला। तो उस श्राप के चलते बच्चे को अगर कंसीव करना हो और ये कॉम्बिनेशन हो, कंसेप्शन में इशू आएगा, सॉल्व नहीं होगा। ऐसे इंसान को भी रामेश्वर में जाके माथा टेकना चाहिए। ये चाहे एक भी बार जाके टेक आए तो भी चलेगा। तीसरा कर्स है चंद्रमा का। चंद्र अफ्लिक्ट हो जाए, कुंडली के 6, 8, 12 में हो, कुंडली के अंदर नीच का मिल जाए, क्योंकि ये वो प्लैनेट है जो बहुत ज़रूरी भी है और बड़ा मजबूत भी होना चाहिए। चंद्रमा मन को रिप्रेजेंट करता है। तो हुआ क्या, एक बार जब कुबेर ने लंका के अंदर एक ट्रीट रखी, उस ट्रीट में गणपति जी को बुलाया गया। अब गणपति जी आए, उनका जो लंबोदर रूप है उसको देख के चंद्रमा ने उनकी खिल्ली उड़ाई, बिकॉज चंद्रमा को बहुत कॉन्फिडेंस था अपने आप पे, मैं बहुत सुंदर हूँ, मैं 16 कला संपन्न हूँ, मैं बहुत बढ़िया हूँ। तो उनको अपने ऊपर थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस था। तो उसके चलते हुए उन्होंने उनका मजाक उड़ाया, क्योंकि उनका हाथी जैसा चेहरा, वो सूंड, तो उन्होंने मजाक उड़ाया, अपने साथ कंपेयर करने की कोशिश की। वो तब हुआ जब यहाँ से गणपति जी चले गए। तो जब गणपति जी को ये चीज़ पता लगी कि मेरा मजाक उड़ाया गया है और चंद्रमा की तरफ से उड़ाया गया है, तो चंद्रमा को उनकी तरफ से श्राप मिला। वो श्राप था, कोई भी चौथ का चांद देखेगा उसके ऊपर कलंक लगेगा। इसी के चलते हुए श्री कृष्ण जी को एक बार कलंक लग गया था, बहुत कीमती जेमस्टोन चुराने का। तो क्यों? उन्होंने चौथ का चांद देख लिया था। इसलिए आज भी आपने सुना होगा, कई बार बड़े बुजुर्ग जो होते हैं वो चौथ के चांद को देखने से परहेज करने को कहते हैं। क्यों? कहा जाता है एज पर मैथोलॉजी कि अगर आप इस चांद को देखते हैं तो आपके लाइफ में आपको कलंक लगता है, और चंद्रमा पीड़ित हो जाए तो आप समझिए कोई भी कुंडली के अंदर ऐसा राजयोग नहीं है जो आपका फलित हो जाएगा, चाहे लाख आपके कुंडली में राजयोग हो, लेकिन अगर ये पीड़ित हो गया तो आप समझ के चलिए आपको फायदा नहीं मिलेगा, राजयोग का फायदा आपको नहीं मिलेगा। तो चंद्रमा को कर्स मिला। कर्स के बाद चंद्रमा ने माफी मांगी नारद जी के कहने पे, तो उसके बाद जाके इनको वरदान भी मिला, और कर्स के रूप में चौथ का चांद नहीं देखना चाहिए। कुंडली के अंदर जब भी मून इफ्लेक्ट होगा तो ऐसे इंसान को प्रॉब्लम आएगी। ऐसे इंसान का चंद्रमा पीड़ित होने की वजह से इसको हमेशा बिहेवियर इशू रहेंगे, और इसको एंजाइटी का हमेशा प्रॉब्लम रहेगा। वो एंजाइटी तंग करेगी, बहुत तंग करेगी, एक अननोन फेयर हर वक्त सताएगा। बड़ी पूजा पाठ करवाओगे लेकिन तब भी शांति नहीं होगी। क्यों? ये कर्स चलता आ रहा है कुंडली के अंदर। इस कर्स से छुटकारा पाने के लिए आपको सोमनाथ टेम्पल जाना चाहिए, जो प्रभास क्षेत्र में है। वहाँ जाके कम से कम 3 बार जिंदगी में यहाँ पे माथा टेक के आना चाहिए, और अपने चंद्रमा को ठीक करने के लिए वहाँ पे
प्रे करनी चाहिए, जो भी वहाँ पे प्रसाद चढ़ता है वो चढ़ाइए, दंडवत कीजिए। दंडवत एक ऐसी क्रिया है कि बड़े से बड़ी गलती भी हुए वो भी आपकी माफ़ी के अधीन आ जाती है। आप जब भी ऐसी जगहों पे जाएं, कोई ऐतिहासिक जगहें हों जिनका कोई इतिहास है, वहाँ पे दंडवत जरूर किया कीजिए। जो मैंने पहले भी बताए हैं वहाँ पे भी आप जाके दंडवत जरूर कीजिएगा। कंप्लीट ज़मीन पे लेट के भगवान के सामने माफ़ी मांगनी होती है कि अब हम यहाँ पे ज़ीरो हैं। दंडवत का मतलब क्या है कि अब आपके सामने सब ज़ीरो है, मैं बिल्कुल ज़ीरो हूँ, मेरा कोई लेवल नहीं है, मेरा कोई स्टैंडर्ड नहीं है, मेरा कुछ नहीं है, मैं आपके सामने नतमस्तक हूँ। अब जो भी तारोगे मारोगे अब आपकी इच्छा है। तो दंडवत का मतलब कि कंप्लीटली ज़ीरो होना। ये कुछ कुछ कर्सेज हैं, ऐसे बहुत सारे कर्सेज हैं, ये कुछ कर्सेज हैं हमारे ज्योतिर्लिंग जो हैं वहाँ पे जाके ये सॉल्व होते हैं और ज़िंदगी में ये कर लेने चाहिए अगर ज़िंदगी में कुछ करना है तो। मतलब ये जो जब भी पेंडिंग कर्मास का एपिसोड करते हैं ना, उसके बाद ये लगता है कि अब कुछ बचा नहीं है, अब इसके बाद कुछ नहीं होगा। लेकिन फिर आप ऐसी कुछ नई चीज़ें ले आते हैं और ऐसी कुछ नई मतलब लोगों को इन्फॉर्मेशन देने के लिए ले आते हैं, तो ऐसा लगता है कि अभी इसके बारे में और भी बहुत कुछ हो सकता है। ऐसे भी होगा, आगे भी करेंगे हम ये जी एपिसोड। कोशिश रहेगी जी, जो रिसर्चेज हम आपके सामने लाता रहूँ, बिकॉज इसका ना कोई एंड नहीं है। आप यूनिवर्सिटी से कोई कोर्स करते हैं ना, तो उसका ना एक दिन डिसाइड होता है कि इस दिन एग्जाम होगा और इसका एक सर्टिफिकेट मिलेगा, उसके बाद आपका कंप्लीशन हो जाएगा। उसके बाद आप एक कंप्लीट डॉक्टर हो, आप एक एडवोकेट हो, आप एक सीए हो, या जो भी आप डेजिग्नेटरी हो, तो उसका एक ना आपको सर्टिफिकेट दिया जाता है, आप अब बन चुके हो। ये एक ऐसी साइंस है जिसके अंदर ना बहुत सारी शाखाएं हैं। इसकी गहराई समंदर की तरह इसी तरह इसलिए नहीं कहा गया क्योंकि ये इसका एंड कोई नहीं है। कोई ना कोई नया चीज़ सामने आई जाती है। कई बार क्या होता है, बीमारियां ऐसी सामने आ जाती हैं जो हमने भी नहीं सुनी होती, फिर रिसर्च करनी पड़ती है कि कौन सी बीमारी है। अभी एक रिसर्च मैं आपको बताता हूँ, रिसेंट एक किसी से मेरी बात हुई, कोई क्लाइंट था, उनके लाइफ में एक ऐसी प्रॉब्लम आपने सुनी भी नहीं होगी, लाखों में एक कोई एक बच्चे को होती है। वो क्या है कि उनको यहाँ जो ये हमारा अपर साइड होता है ये लगातार वाइब्रेट करता है। कभी आपने सुनी भी नहीं होगी ये बीमारी। उसका अपर पार्ट जो है, ये जो हमारे दांतों का वाला हिस्सा होता है ऊपर वाला, ये वाइब्रेट होता है, लगातार वाइब्रेट होता है और इसका कोई इलाज ही नहीं है, कोई इलाज नहीं है इसका। और डॉक्टर ने उस पेशेंट को क्या बोला कि आपको सारी जिंदगी ऐसे चलना पड़ेगा और इसका ट्रीटमेंट जो भी है वो एक टाइम पास है, लेकिन इसका कोई फिक्स इलाज नहीं है। तो वो क्या है, वो एक्चुअली पेंडेंसी, वो कुंडली के अंदर पेंडेंसी है। वो जब तक पेंडेंसी सॉल्व नहीं होगी ये चीज़ सॉल्व होगी नहीं। दवा भी कई बार नहीं लगती है, आपने देखा होगा मेडिसिन भी खाते हैं ना, दवा लगती नहीं है। तो दवा क्यों नहीं लग रही, वो भी एक कारण है। वो हो सकता है डोनेशन मांग रहा हो कोई चीज़, वो डोनेशन देने के बाद वो चीज़ ठीक हो जाए, तो इट हैपन्स लाइक दैट। तो इसका समंदर का कोई अंत नहीं है, समंदर की गहराई का कोई अंत नहीं है। तो इसकी डिग्री तो मिल जाएगी आपको, यूनिवर्सिटी से मिल जाएगी, लेकिन उसके बाद भी चीज़ें खत्म नहीं हो रही हैं, पीएचडी के बाद भी चीज़ें खत्म नहीं हो रही हैं, उसके बाद भी चीज़ें लगातार चल रही हैं। तो फिर आज का ये जो एपिसोड है वो यही कहता है कि जो चीज़ें बताई जाती हैं, जो पेंडिंग कर्मास हैं, उनके ऊपर उनको लाइटली तो कभी नहीं लेना चाहिए। जैसे सुनील जी ने बताया कि समटाइम्स ऐसे होता है कि आपको उस चीज़ के लिए पे करना पड़ता है, और समटाइम्स नहीं, मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपको पे करना ही पड़ता है, तभी जाके आपको चीज़ें मिलती हैं। तो यही है पेंडिंग कर्मास कि वो हिसाब आपको देना पड़ेगा, लेकिन आप दुखी नहीं हो, आप मुश्किल में ना रहें, इसलिए ये एपिसोड करते हैं ताकि चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएं। तो मिलते हैं जल्दी, धन्यवाद।